हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या गुरुग्राम में। आज की क्लास में हम फिजिक्स मैराथन करने वाले हैं। इसमें टॉप 100 क्वेश्चन रहेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लास साबित होगी और आप इस क्लास को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना, तभी सारे क्वेश्चंस आपके कवर होंगे। हर टाइप के क्वेश्चन हमने इसमें मेंशन किए हैं और हर चैप्टर से लगभग क्वेश्चन रखने का प्रयास किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की मैराथन। इसमें हमने सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्लास को बनाया है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि किस वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। देखिए, जो जड़त्व है वो किस पर निर्भर करेगा, पहला क्वेश्चन है। तो जो है जड़त्व निर्भर करता है दोस्तों द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जड़त्व के बारे में देखिएगा, जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा। ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व भी उतना ही ज़्यादा होगा। द्रव्यमान और जड़त्व एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व भी बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान और जड़त्व दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट होता है, तो ध्यान रखिएगा। जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। ठीक है, अब देखिएगा, प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है। खगोलीय दूरी का मात्रक है जो प्रकाश एक वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट, एक वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर होता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो कार्य और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो क्या है दोस्तों, जूल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोनों का जो मात्रक है वो सेम ही है। कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, दोनों का मात्रक जो है वो एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। तो जो रॉकेट है उसका उड़ना न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया कहते हैं इसे। क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिया और प्रतिक्रिया। इसको किस नाम से जाना जा सकता है, तो जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ को हम क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब एक्शन रिएक्शन के नाम से भी इसे जाना जाता है। देखिएगा, लिखा भी है इसमें कि रॉकेट क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के तृतीय नियम और संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, तो त्वरण का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। सीधा क्वेश्चन है, पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। पारसेक के बारे में देखिएगा, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर 3.26 जो है प्रकाश वर्ष होता है। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है। देखिए, इसमें जो है बल की परिभाषा और बल का नियम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है, तो उसको डाउट को क्लियर करना। जो बल है, बल की परिभाषा, देखिएगा यहाँ डेफिनेशन की बात करिए दोस्तों। जो बल की परिभाषा है वो न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है, तो ये होती है प्रथम नियम से। बल की परिभाषा किस नियम से प्राप्त होती है, प्रथम नियम से। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम से बल की परिभाषा तथा द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। देखिएगा, जो सेकंड नियम है, सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, इससे जो है वो फॉर्मूला प्राप्त होता है, व्यंजक प्राप्त होता है। व्यंजक क्या है, फॉर्मूला क्या है सेकंड का, वो है बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, है ना। फोर्स इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और पहले नियम से जो है वो परिभाषा मिलेगी और दूसरे नियम से जो है व्यंजक मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा। सीधे क्वेश्चन बनते हैं, तो हमने दोनों आपको यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वृत्तीय पथ पर गतिमान किसी वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल है। केंद्र की ओर लगने वाला, देखिए केंद्र की ओर लगने वाला बल जो है वो अभिकेंद्रीय बल है दोस्तों। और केंद्र से बाहर की ओर जो बल कार्य करता है, देखिएगा यहाँ कोई आर्टिकल है वो केंद्र के चारों ओर गति कर रहा है, तो केंद्र से बाहर की तरफ जो बल लगेगा वो, और एक बल जो अंदर की तरफ लगता है वो, इन दोनों के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब जो केंद्र की अंदर की ओर जो बल लगेगा वो अभिकेंद्रीय बल होता है। केंद्र के अंदर जो बल लगता है वो अभिकेंद्रीय बल, और जो केंद्र के बाहर की ओर बल लगता है वो अपकेंद्रीय बल है। इसको क्लियर याद रखिएगा। अभिकेंद्रीय बल हमेशा केंद्र की ओर कार्य करता है, जो वृत्तीय गति के लिए आवश्यक है, मतलब केंद्र के अंदर की ओर या केंद्र की ओर कार्य करता है। सड़क पर चलने की तुलना में बर्फ़ पर चलना क्यों कठिन होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा। तो बर्फ़ पर चलना क्यों कठिन होता है, इसके बारे में जान लीजिए।
बर्फ़ में घर्षण सड़क की तुलना में कम होता है। घर्षण नहीं होगा तो चलने में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी और व्यक्ति अच्छे से चल नहीं पाएगा, इसलिए बर्फ़ पर चलना कठिन होता है साधारण सतह की तुलना में। हम बात करते हैं 10, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। देखिएगा, पहले हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा की, मतलब वेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, रटना नहीं है, कितने गुना हो जाएगी। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। अब देखिएगा इसमें क्या बोला है, बोला ये गया है इसमें कि गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए। देखो वेग को कितना कर रहे हैं, दोगुना, तो वेग को दोगुना कर दो, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दो, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। देखो अब हम वेग का कर देंगे स्क्वायर, तो कितना बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा 4। अब बाकी का कितना रहेगा, सेम 1/2 mv², ये सेम रहेगा, तो कितनी गुनी हो जाएगी दोस्तों, 4 गुनी हो जाएगी। सीधी सीधी इसका डायरेक्ट हमने स्क्वायर कर दिया, डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, इस पूरे को सेम रखा तो पूरे को सेम रखा, और इसके बराबर काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी गुनी हो गई दोस्तों, 4 गुनी हो गई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, फॉर्मूले का खेल है, रटना नहीं है, बस फॉर्मूले में आपको मान रख के बताना है कितने गुना होगी। स्मॉल जी का न्यूनतम जो है मान कहाँ होता है, मान न्यूनतम कहाँ होता है, तो ये होता है भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर होता है दोस्तों, भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी की त्रिज्या भूमध्य रेखा पर अधिक होने के कारण जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है भूमध्य रेखा पर जो है न्यूनतम होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और लगभग प्रश्न में जो मतलब पेपर में जो प्रश्न आते हैं, संभावना है कि आपको इसी क्लास में देखने मिल जाएंगे। तो आप इस क्लास को गंभीरता के साथ पूरे 100 के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना फिजिक्स में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, और पेपर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली इस क्लास में। चाहे वो आप एग्जाम कोई भी दें, सारे प्रकार के हमने PYQ और MCQ मेंशन किए हैं, संभावित प्रश्न और PYQ प्रश्न दोनों इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है दोस्तों, जो तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार जो है वो 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है, 0 होता है। देखिएगा, इसको जो है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, इसलिए वस्तु का भार भी हमेशा क्या होता है, 0 होगा। पलायन वेग पृथ्वी के लिए कितना होता है, पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी, तो जो एस्केप वेलोसिटी है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी की सतह से वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगी, अर्थात वह लौटकर पृथ्वी पर नहीं आएगी। यह है उसका एस्केप वेलोसिटी या पलायन होता है। तो ये पृथ्वी के लिए पलायन वेग ये है 11.2 किलोमीटर। अगर आप किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से फेंक देंगे, मतलब 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर कोई वस्तु पार कर गई, तो वो पृथ्वी से बाहर चली जाएगी, वो कभी भी पृथ्वी में लौटकर नहीं आएगी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। एक हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होता है, तो हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम बात करते हैं, देखिएगा, कमानीदार तुला स्प्रिंग बैलेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो स्प्रिंग बैलेंस है वो हुक के नियम पर कार्य करता है। जो कमानी तुला हुक के नियम पर आधारित है, कमानी तुला हुक के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार विकृति तनाव के समानुपाती होती है। विकृति किसके समानुपाती होती है दोस्तों, तो विकृति जो है वो समानुपाती होती है तनाव के, किसके, तनाव के। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। विकृति बढ़ेगी, तनाव भी बढ़ेगा, घटेगी तो घटेगा। चलिए बात करते हैं अगला। बैरोमीटर का पारा अचानक गिरना किसका संकेत है। देखिएगा, अचानक गिरना, अचानक चढ़ना, है ना, तो ये प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं। बैरोमीटर का जो पारा है वो अचानक गिरता है तो तूफान या चक्रवात का इसका संकेत देता है ना। अचानक चढ़ेगा तो मौसम साफ होने की संभावना होगी। देखिएगा, बैरोमीटर के पाठ्यांक अचानक गिरना वायुमंडल के दाब को दर्शाता है, जो तूफान का सूचक है, तूफान या चक्रवात का सूचक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं दोस्तों, तो ये करते हैं पास्कल के नियम पर। जो हाइड्रोलिक जो है वो हमेशा किस पर सिद्धांत पर कार्य करता है, पास्कल के नियम पर। देखिएगा, जो पास्कल के नियम के अनुसार बंद द्रव पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान संचालित होता है। देखिए दोस्तों, किसी भी डायरेक्शन में ये समान संचालित होता है। किसी भी डायरेक्शन में कैसा संचालित होता है, ये समान संचालित होता है। हम बात करते हैं आगे। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो दूध की शुद्धता मापने के लिए जो है वो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिएगा, इसको और देख लीजिए, लैक्टोमीटर दूध के अपेक्षित घनत्व को मापकर उसकी शुद्धता की जाँच करता है। बस सिंपल सी लाइन है। हवाई जहाज में बैठे यात्री फाउंटेन पेन से स्याही बाहर क्यों निकल जाती है, ध्यान दीजिएगा। हवाई जहाज से बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही बाहर क्यों निकल जाती है, उसका कारण एक ही है दोस्तों, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। आपने सुना होगा कि ऊंचाई पर जो है खाना देरी से पकता है, ऊंचाई पर जाने से ज़्यादा ऊंचाई पर जाने से जो है अंतरिक्ष यात्री की नाक से खून आने लगता है। तो ये सारे के सारे हैं कि जो वस्तु है या कोई भी चीज़ है वो हाई प्रेशर से किस तरफ
चलेगा, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ चलेगा। देखिएगा दोस्तों, क्या है, ऊंचाई पर जाने से वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिससे पेन के अंदर का दबाव बाहर की तुलना में अधिक हो जाता है। देखो, अंदर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा, बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। तो जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाने का प्रयास करेगा, जिससे क्या होगा, जो स्याही है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, जिससे स्याही रिसने लगेगी। ऊंचाई पर जाने से वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और पेन के अंदर का जो दाब है वो बाहर की तुलना में अधिक हो जाता है, जिससे स्याही रिसने लगती है। ऐसे ही जो है ऊंचाई, ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर नाक से जो खून आने लगता है, जो नाक के अंदर महीन बारीक सी नसें होती हैं उनके अंदर का प्रेशर हाई हो जाता है और वातावरण का प्रेशर लो हो जाता है, जिस कारण जो है वो महीन पतली बारीक नलिकाएं हैं वो फट जाती हैं, जिसके कारण नाक से ब्लड का रिसाव होने लगता है। यही कारण है जो है प्रेशर के कारण, है ना। हमने देखा इसमें सेम लॉजिक उसमें है और सेम लॉजिक इसी में रहेगा। हम बात करते हैं, इस पे प्रश्न सीधे बनते हैं, इसलिए हमने उसको आपको एक्सप्लेन किया है। बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है? बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। बर्नौली का प्रमेय देखिएगा, बर्नौली का प्रमेय आदर्श द्रवों के प्रवाह के लिए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, क्यों होती हैं भाई? तो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? तो जो लोहे की सुई है वो पानी की सतह पर जो है पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। किसके कारण दोस्तों? पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। देखिएगा, जो है पानी के पृष्ठ तनाव के कारण पानी की ऊपरी सतह एक तनी हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करती है, जिससे सुई तैर सकती है ना, जिससे सुई तैर सकती है। देखिए, लोहे की सुई पानी पर तैरती है, तो जो सुई द्वारा हटाया गया पानी का भार है वो सुई की तुलना में क्या रहता है? सुई का भार कम रहता है और पानी का जो हटाया गया पानी उसका भार ज़्यादा होता है, जिस कारण सुई जो है वो पानी में डूब जाती है। तो इस लॉजिक को याद रखना। दूरी बढ़ने के साथ ध्वनि की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, दूरी बढ़ने से ध्वनि की तीव्रता पर क्या होगा? घटेगी, ध्वनि की तीव्रता घटेगी। ध्वनि की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरी चीज़ घटेगी, और इसको व्युत्क्रम को हम उल्टा संबंध कहते हैं और समानुपाती को हम सीधा संबंध कहते हैं। तो अगर उल्टा रिलेशन है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, और सीधा रिलेशन है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली चीज़ें हैं ये। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं दोस्तों? अनुदैर्ध्य तरंगे। देखिए, तरंगे दो प्रकार की होती हैं, मतलब होती हैं आगे और हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों को हम समझा रहे हैं। देखिएगा, अनुप्रस्थ सबसे पहले देखिए, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य, और एक क्या होता है? अनुप्रस्थ। क्या होता है? अनुप्रस्थ। अब ध्यान देना जरा, देखिएगा, प्रस्थ, यहाँ शब्द लगा हुआ है एक प्रस्थ, क्या लगा हुआ है? प्रस्थ। जो प्रस्थ शब्द है, प्रस्थ में प्र आ रहा है और प्रकाश में भी प्र आता है। क्या आता है? प्र आता है। तो प्रस्थ मतलब प्रकाश, प्रस्थ मतलब प्रकाश। देखिए, याद रखने के लिए रिलेट कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से डाटा बैठ जाए और आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, सीधे तौर पर आपका जो आंसर है वो सही हो जाए दोस्तों। और देखिए, अनुप्रस्थ, प्रस्थ मतलब प्रकाश, और दैर्ध्य मतलब ध्वनि, याद रख लेना, इसका उल्टा है ये ध्वनि। प्रकाश तो याद हो जाएगा, प्रस्थ मतलब प्रकाश। अब देखिए, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो दैर्ध्य तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे। देखिएगा, जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, तो दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए एग्जाम के दृष्टिकोण से। ध्वनि का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? तो ध्वनि का जो अधिकतम वेग है ना दोस्तों, वो ठोसों में होता है, इस्पात में होता है। हम बात करते हैं आगे। मनुष्य के कान के लिए श्रव्य कितनी रहती है? तो कान के लिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में रहती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा आप हमेशा। हम बात करते हैं, चमगादड़ अंधेरे में उड़ने के लिए किन तरंगों का उपयोग करती है? तो चमगादड़ अंधेरे में उड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक परावैंगनी तरंगों का प्रयोग करती है। हम बात करते हैं प्रतिध्वनि, इको के बारे में सुनिए। सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? देखिएगा, श्रोता और परावर्तक सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? तो ये 17 मीटर होनी चाहिए न्यूनतम। कितने मीटर होनी चाहिए दोस्तों? 17 मीटर अप्रॉक्स। ध्वनि का प्रभाव मस्तिष्क पर 0.1 सेकंड पर रहता है। वायु में 0.1 में तय की गई दूरी के आधार पर न्यूनतम दूरी लगभग 17.2 मीटर की होती है दोस्तों। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो जो ध्वनि का तारतम्य है वो किस पर निर्भर करता है? वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। सोनार में हम मुख्य रूप से किन तरंगों का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो सोनार में हम पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पराश्रव्य। मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है? मानव
शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस पर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है दोस्तों? देखिए 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसको फ़ारेनहाइट और उन सब में भी देखिएगा, जो मानव शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होता है, 310 केल्विन होता है। तो ये तीनों डाटा इंपॉर्टेंट है, 37, 98.6 और 310 केल्विन। तो तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, तीनों आपके याद होने चाहिए। देखिएगा दोस्तों, हम 32 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। सारे क्वेश्चन आपको देख कर ही समझ में आ रहे होंगे कि लेवल कैसा रखा है हमने। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं, ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट है, तो रिपीटेड क्वेश्चन को भी हमने ध्यान में रखते हुए क्लास में मेंशन किया है। अब हम बात करते हैं किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान होता है? तो ये होता है -40 डिग्री सेल्सियस पर। परम शून्य तापमान का मान कितना होता है? तो जो परम शून्य तापमान है उसका मान कितना होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मान कितना होता है दोस्तों? ये होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो जल का जो घनत्व है, देखिएगा दोस्तों, जल का जो घनत्व है किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। देखिएगा, अब एक जल का जो असामान्य व्यवहार होता है वो कैसे होता है? देखिएगा, हम बात करते हैं चार्ट, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा है दोस्तों, यहाँ से आप कभी भी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रहेगा। 4 डिग्री सेल्सियस पूरा मामला समझिएगा। इससे जब हम कम आएंगे तो कितना रहेगा दोस्तों? 0 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल शुरुआत में। और इससे हम ज़्यादा जाएंगे तो ज़्यादा में कई डिग्री सेल्सियस पर हम बढ़ सकते हैं, और इससे भी आगे भी जा सकते हैं दोस्तों। बस हमने 10 पर आपको समझाने के लिए रोक दिया है, 10 डिग्री सेल्सियस। अब देखिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर जो है दो चीज़ें होती हैं, एक घनत्व होता है और एक होता है आयतन। यहाँ हम नीचे लिख रहे हैं दोस्तों आयतन, पानी का आयतन। किसका आयतन दोस्तों? पानी का आयतन। और यहाँ क्या लिख देते हैं दोस्तों? घनत्व। क्या लिख देते हैं? घनत्व। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ये नहीं आप कभी भी क्वेश्चन आयतन से आया, घनत्व से आया, आप कभी भी इसको गलत नहीं करेंगे, ये हमारी गारंटी है। बस इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। देखिएगा, हम बात करते हैं जब हम जीरो से 4 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ने पर देखिएगा घनत्व क्या हो रहा है। देखो, हम 0 से 4 डिग्री पर जा रहे हैं। यहाँ 4 डिग्री वह डिग्री है जहाँ पर घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। देखिएगा दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस वह डिग्री सेल्सियस है जहाँ पर घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम है। मतलब हम अगर डिग्री को बढ़ा रहे हैं, 0 से 4 की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब मैक्सिमम घनत्व पर जा रहे हैं। तो जो घनत्व है यहाँ पर मैक्सिमम है दोस्तों। घनत्व क्या है यहाँ पर? मैक्सिमम। और आयतन यहाँ पर क्या है? आयतन है मिनिमम। आयतन क्या है दोस्तों? मिनिमम। और यहाँ पर क्या है? घनत्व मैक्सिमम है। घनत्व मैक्सिमम है। अगर घनत्व मैक्सिमम है, ध्यान दीजिएगा, पहले तो घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। अगर ये मैक्सिमम है तो इस तरफ जाने पर क्या होगा? घटेगा। ये मैक्सिमम है तो इस तरफ जाने पर घटेगा। अब इसी प्रकार से आयतन पर देखिएगा दोस्तों, आयतन पर देखिएगा, इस पर और इस पर देखिएगा। अब ये आयतन मिनिमम है, मतलब मिनिमम है, सबसे कम यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस पर है। मतलब हम 0 से 4 डिग्री पर जाएंगे तो पहले घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि ये आयतन कम है, मिनिमम है। तो हम मिनिमम की तरफ, इस तरफ से मिनिमम 0 तरफ से 4 तरफ की तरफ आएंगे तो ये क्या होगा? मिनिमम की तरफ आ रहे हैं तो ये घटेगा। और मिनिमम से हम जब 10 की तरफ जा रहे हैं तो ये बढ़ने का प्रयास हो रहा है, तो ये बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, इससे 4 क्वेश्चन बनते हैं, और चारों क्वेश्चन हमने बहुत बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से आपको बताया है, जिससे आप एग्जाम में गलत ना करें। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है दोस्तों? जो ऊष्मा है उसका सबसे अच्छा चालक क्या रहेगा? तो उसका सबसे अच्छा चालक रहेगा चांदी। सीधे तौर पर क्वेश्चन आता है कि सबसे अच्छा चालक क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, चांदी विद्युत और ऊष्मा दोनों का सर्वोत्तम चालक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होती हैं। इसका आंसर जो है देने का प्रयास करिए आप लोग। 2 सेकंड का हम ब्रेक ले रहे हैं। 36 का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए दोस्तों, 36, रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी क्यों होती हैं? इसका कारण क्या होगा दोस्तों? क्योंकि बालू ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है। बालू जो है ऊष्मा को खूब ज़्यादा अवशोषित करेगी और धीरे धीरे फिर ऊष्मा को छोड़ेगी, जिस कारण क्या होता है? रेगिस्तान में बहुत गर्मी लगती है ना, क्योंकि जो रेत है, जो बालू है, उसने गर्मी को, हीट को एब्जॉर्ब किया है। तो जो अच्छे अवशोषक होते हैं वही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। तो जैसे जैसे बालू ने जो है हीट को एब्जॉर्ब किया, तो धीरे धीरे उसको रिलीज़ भी करेगी, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। और रातें बहुत ठंडी होती हैं इसमें, है ना। हम बात करते हैं किरचॉफ के नियम के अनुसार अच्छे अवशोषकी, अच्छे विकिरक या उत्सर्जक होते हैं। रेत दिन में जल्दी गर्म और रात में जल्दी ठंडी होती है तो वह ठंडी रहेगी, इसलिए रात में ठंडी रहेगी, क्योंकि वो ठंडक ग्रहण करेगी और धीरे धीरे ठंड को ही रिलीज़ करेगी। हम बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की।
क्रायोजेनिक इंजन में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो द्रव ऑक्सीजन और द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्मस फ्लैस्क में ऊष्मा का क्षय किन प्रतिक्रियाओं द्वारा रोका जा सकता है? तो ये रोका जा सकता है दोस्तों उपयुक्त सभी, है ना। थर्मस फ्लैस्क में ऊष्मा का क्षय किस प्रक्रिया के दौरान रोका जा सकता है? तो चालन, संवहन, विकिरण। तो इसका जो आंसर है उपयुक्त सभी हो जाएगा। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसलिए खाना पकाने वाले बर्तनों में जो सतह है वो काली होती है, जिसके कारण खाना जल्दी पकने की संभावना होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। जो काली सतह, सफ़ेद सतह चमकदार सतह की तुलना में ऊष्मा का अच्छा अवशोषक अधिक तेज़ी से करती हैं, जिससे खाना जल्दी पक जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। हम बात करते हैं फ्रिज में जो थर्मोस्टेट है, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो थर्मोस्टेट का एक समान तापमान बनाए रखना, एक समान तापमान बनाए रखना, है ना। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? देखो दोस्तों, फिर याद रखना, हमने अभी अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगें आपको बताई हैं। अब प्रकाश के बारे में आ गया, तो प्रकाश प्रस्थ, पासे प्रकाश, पासे प्रस्थ। याद रखना दोस्तों, जो हम क्वेश्चन को रिलेट करते हैं, यकीन मानिए कि वो जो रिलेट क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। और चार ऑप्शन के सामने जब आप बैठेंगे तो जो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है बच्चों के मन में, वो आपके मन में कभी नहीं होगी। क्लास को आप पूरी देख रहे हैं, क्वेश्चनों को रिलेट कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को समझ रहे हैं, तो इससे आप बचेंगे और क्वेश्चन सटीक और सही आंसर दे पाएंगे आप। हम आगे बात करते हैं। देखिएगा, जो प्रकाश एक अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता दोस्तों नहीं होती है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं निर्वात 42। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसकी चाल। आगे बात करते हैं दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? तो जो समय है वो सीधा सीधा लगेगा 8 मिनट 20 सेकेंड दोस्तों। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो पीछे का दृश्य देखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण किया जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा इसके बारे में हम बताते हैं। इंपॉर्टेंट है, उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर वस्तु का सीधा, ध्यान दीजिएगा, सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे इसकी दृष्टि क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा व्यापक होती है, जिस कारण जो पीछे के वाहन हैं आपके छोटे से मिरर में दिख जाते हैं। हम बात करते हैं आगे, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के मिरर का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो दर्पण का प्रयोग किया जाएगा वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। अवतल दर्पण की विशेषता और देख लीजिए कि अवतल दर्पण के निकट वस्तु को रखने पर सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ना। हम बात करते हैं 46, हीरे का चमकना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? तो हीरे का जो चमकना है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंतर्गत आता है दोस्तों। पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है? तो ये प्रतीत होती है दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, जिससे छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है दोस्तों। आगे बात करते हैं, मृग मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है? तो मृग मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। देखिएगा, रेगिस्तान में, इसको डिटेल में देखते हैं। रेगिस्तान में गर्मियों में भूमि के पास हवा गर्मी विरल हो जाती है, जिससे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और जो मरीचिका है वो बनती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो नीला रंग दिखाई देने का मुख्य कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। किसका? प्रकाश का प्रकीर्णन। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है दोस्तों काला। देखिएगा, अंतरिक्ष में वायुमंडल ना होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, इसलिए आकाश का रंग जो है वो काला दिखाई देता है। मानव के नेत्र में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों रेटिना पर। किस पर बनता है? रेटिना पर। मानव नेत्र वस्तु के प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, नेत्रदान में आंखों के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है? तो जो प्रत्यारोपण किया जाता है वो किसका किया जाता है दोस्तों? वो किया जाता है कॉर्निया का। जो दान देने वाला भाग होता है वो कौन सा होता है? कॉर्निया होता है, कॉर्निया होता है। नेत्रदान के समय कॉर्निया हिस्से का ही उपयोग किया जाता है, जो प्रकाश को प्रवेश कराता है ना। जब आइस को जो दान किया जाता है तो वो कॉर्निया का ही दान होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है दोस्तों? तो 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखो दोस्तों, इसकी भी हम ट्रिक बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं। देखो, अनिल, एक वर्ड याद रखना दोस्तों, अनिल। क्या याद रखना? अनिल।
अब अनिल को याद रखने का क्यों बोल रहे हैं हम भाई? आ से देखो, देखिएगा दोस्तों, अनिल निकट, देखो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए नी अवतल, देखो नी अवतल ऐसे याद रखना दोस्तों, निकट के लिए अवतल, निकट के लिए क्या याद रखना? अवतल, है ना। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल। तो नी अवतल, नी अवतल ध्यान रखना। और इसका जो अपोजिट है तो उत्तल में क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तल में क्या हो जाएगा? फिर उत्तल में दूर हो जाएगा, है ना। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल। दूर दृष्टि दोष के लिए क्या हो जाएगा? उत्तल। एक बार और बताते हैं, निकट से अवतल, तो आप कभी नहीं भूलेंगे, इसको याद रखेंगे। 50 देखो, इसको और किस नाम से जाना जाता है? मायोपिया से दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती, इसे सुधारने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो ये होता है उत्तल लेंस का प्रयोग। किसका प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो लेंस का प्रयोग किया जाता है द्विफोकसी या बायोफोकल कहते हैं इसे, इंपोर्टेंट है। आगे बात करते हैं, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बर्ण विक्षेपण। क्या कहलाता है दोस्तों? बर्ण विक्षेपण। देखिएगा, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 अलग अलग रंगों में टूटना बर्ण विक्षेपण कहलाता है। बर्ण विक्षेपण कहलाता है। इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। हम बात करते हैं आगे 58 नंबर के क्वेश्चन की, कि बताइए प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो लाल, हरा, नीला। कौन कौन सा है दोस्तों? एक है लाल और एक है हरा और एक है नीला दोस्तों। तो ये तीनों हैं, याद रखिएगा, प्राथमिक रंग के नाम से जाना जाता है। अगला, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? सीधा क्वेश्चन है कि बताइए रेनबो बनने का कारण क्या है? तो अपवर्तन, परावर्तन और बर्ण विक्षेपण। देखिएगा क्या है दोस्तों? पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण होने से इंद्रधनुष बनता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। बात करते हैं आगे, लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो है वो है दोस्तों डायोप्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है दोस्तों। किस में मापी जाती है? डायोप्टर में। ध्यान रखिएगा, क्षमता मतलब पावर बराबर 1/F, है ना, ये क्षमता होती है। ठीक है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का जो मात्रक है दोस्तों वो क्या है? कूलॉम है। क्या है? कूलॉम। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है दोस्तों? कूलॉम है। हम बात करते हैं 62 क्वेश्चन की, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अमीटर का दोस्तों, अमीटर अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़कर विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सा है? तो कौन सा धातु है दोस्तों? ये धातु है चांदी। अभी हमने एक बार और पढ़ा था इस क्वेश्चन को, इसको समझिए ऐसा होता क्यों है। चांदी मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है। अगर चांदी में जब मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होगी तो जो प्रतिरोधकता है वो सबसे कम होगी, है ना। संख्या अधिक होगी इलेक्ट्रॉनों की तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हम बात करते हैं ओम का नियम किस समीकरण को दर्शाता है दोस्तों? सीधा क्वेश्चन है, तो ये दर्शाता है ओम का नियम V = I/R। ये सीधा लॉ है। हम बात करते हैं आगे कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट तंतु किसका बना होता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? टंगस्टन का। देखिएगा टंगस्टन के बारे में, टंगस्टन का गलनांक अत्यंत उच्च होता है, लगभग 3400 के आसपास, है ना, जिससे यह उच्च तापमान पर नहीं पिघलता है, उच्च तापमान भी सहन कर सकता है। घरों में विद्युत उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं? देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा आप और आंसर दीजिए। घरों में उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो ये समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। किस क्रम में जुड़े होते हैं? ध्यान दीजिएगा, सीधा क्वेश्चन बनता है कि समांतर क्रम में सभी उपकरण जो है समान विभवांतर मतलब 220 वोल्ट में मिलता है और एक बंद होने पर एक दूसरे से वो चलते रहते हैं ना। आगे बात करते हैं 67, विद्युत फ्यूज तार की विशेषता क्या है? तो विद्युत फ्यूज तार की विशेषता क्या है दोस्तों? उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक, याद रखिएगा, उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा दोस्तों, इतने कम समय में हम लगभग 67 या 67 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और टाइम देखिए कितना कम है। हमारा उद्देश्य यही होता है कि आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए अधिकतम डाटा आप तक पहुंचाना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना। बिना टाइम वेस्ट किए हुए
अब हम आगे बढ़ते हैं। विद्युत हीटर की कुंडली कॉइल किस मिश्र धातु की बनी है? नाइक्रोम की बनी है। दोस्तों आखिरी तक आप क्लास देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, और चैनल से ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें ताकि आगामी सारी क्लास आपको मिलती रहे। बेल आइकन प्रेस करें तो जब भी क्लास आपको अपलोड होगी तो आप पर नोटिफिकेशन जरूर पहुँचेगा, है ना दोस्तों। कमेंट जरूर कीजिएगा, क्लास अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्लास बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और पूरी फिजिक्स का एकदम निचोड़ है। टॉप 100 क्वेश्चन हम इसमें मेंशन किए हैं। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है एसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन में बदलने के लिए, है ना, उपचयन या अपचयन में बदलने के लिए। जो रेक्टिफायर है इसका कार्य क्या है दोस्तों? रेक्टिफायर का कार्य क्या है? एसी को डीसी में बदलना, एसी को डीसी में बदलना। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुम्बक किस दिशा में ठहरता है? तो लटका हुआ चुम्बक किस दिशा में ठहरेगा दोस्तों? उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। हम बात करते हैं स्थायी चुम्बक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्थायी चुम्बक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। स्थायी चुम्बक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इस इस्पात का या स्टील का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा इसको डिटेल में समझते हैं। इस्पात की चुंबकीय धारणशीलता अधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग स्थायी चुम्बक बनाने में किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अस्थायी चुम्बक बनाने के लिए सबसे प्रयुक्त क्या है? तो अस्थायी चुम्बक बनाने के लिए नरम लोहा सबसे प्रयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 74। देखिएगा दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज किसने की? तो ये की दोस्तों फैराडे ने। किसने की? फैराडे ने। देखिएगा इसका डिटेलिनेशन क्या है दोस्तों? माइकल फैराडे ने चुंबकीय क्षेत्र की मदद से विद्युत धारा उत्पन्न करने के नियमों की खोज की, है ना, खोज की, इंपॉर्टेंट है। विद्युत जनरेटर किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परिवर्तित करने के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और सिंपल होते हैं काफ़ी। तो जनरेटर है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का प्रयास करेगा या बदलेगा दोस्तों। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिएगा कि जो डायनेमो या जनरेटर है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बात करते हैं विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो दोस्तों विद्युत मोटर का कार्य समझने का प्रयास कीजिएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। लेंस का नियम किसके संरक्षण सिद्धांत का परिमाण है? तो ये परिमाण है दोस्तों ऊर्जा का। किसका परिमाण है? ऊर्जा का। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो है वो वेबर है, और जबकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला है। क्या है दोस्तों? टेस्ला है। आगे बढ़ते हैं। घरेलू विद्युत आपूर्ति के लिए देखिएगा दोस्तों, घरेलू विद्युत आपूर्ति के लिए एसी धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 50 हर्ट्ज। एसी धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो दिष्ट धारा की आवृत्ति जो है वो होती है 0। कितनी होती है? देखिएगा दोस्तों, दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 0। दिष्ट धारा की आवृत्ति कैसी होती है? 0 होती है। देखिएगा जो दिष्ट धारा है का मान दिशा समय के साथ नहीं बदलते, इसलिए इसकी आवृत्ति जो है वो क्या होती है दोस्तों? 0 होती है। आगे बात करते हैं परमाणु के नाभिक की खोज किसने की है? सीधे क्वेश्चन बनेंगे ये। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की है? तो ये की है दोस्तों रदरफोर्ड ने। किसने की है? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने सन 1911 में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसलिए इसको डिटेल में समझा रहे हैं हम दोस्तों। जो रदरफोर्ड ने सन 1911 में अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग द्वारा परमाणु में नाभिक की खोज की थी। किसकी खोज की थी? परमाणु में नाभिक की खोज की थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा प्रोटॉन जो है वो धनावेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने, है ना दोस्तों। देखिएगा इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के अध्ययन के दौरान की है। कैथोड किरणों के अध्ययन के दौरान की है। देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, तो याद होना चाहिए कि इनके आविष्कारक कौन है, कौन ने इनकी खोज की है। तो ध्यान रखिएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है दोस्तों? मतलब जेम्स चैडविक ने। पूरा नाम क्या दोस्तों? जेम्स चैडविक ने की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब अगर सन पूछ ले तो सन भी बता दीजिएगा। जेम्स चैडविक ने सन 1932 में उदासीन उप परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की है। इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं सूर्य और तारों में। पढ़िएगा दोस्तों इसको जल्दी से और पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिएगा दोस्तों सूर्य और तारों में ऊर्जा की उत्पत्ति का स्रोत क्या है? तो यह नाभिकीय संलयन दोस्तों, नाभिकीय संलयन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कन्फ्यूजन होती है विखंडन और संलयन में, तो ध्यान रखना तारों और सूर्यों में ऊर्जा उत्पत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? संलयन, नाभिकीय संलयन। इसका जो सॉल्यूशन है देखिएगा, अत्यधिक उच्च तापमान पर हल्के नाविक मतलब नाइट्रोजन मिलकर भारी नाविक मतलब हीलियम बनाते हैं, जिससे नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फिजन का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिएगा दोस्तों, जो परमाणु बम है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम यूरेनियम प्लूटोनियम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों कि बताइए हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। किस पर? नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। इसकी डिटोनेशन देखिएगा, जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है और यह परमाणु बम की तुलना में 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है परमाणु बम की तुलना में। देखिएगा दोस्तों, 88 नंबर का क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो किसका प्रयोग किया जाता है? DTO मतलब ग्रेफाइट का। आगे बात करते हैं दोस्तों कि बताइए रेडियोधर्मिता की खोज किसने की है? तो जो रेडियोधर्मिता की खोज है, सीधा क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हेनरी बैकरल ने की है ना, हेनरी बैकरल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका जो सन आ जाए तो वो भी आप याद रखिएगा, हेनरी बैकरल ने 1896 में यूरेनियम तत्वों में प्राकृतिक रेडियोधर्मिता की खोज की, रेडियोधर्मिता की खोज की। नाभिकीय रिएक्टर में, अगला क्वेश्चन है 90 नंबर का, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती हैं? तो ये बनी होती है दोस्तों कैडमियम और बोरोन की, कैडमियम और बोरोन की, कैडमियम और बोरोन की, याद हो जाएगा दोस्तों, कैडमियम और बोरोन की। अब कैडमियम और बोरोन की छड़ें अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर विखंडन दर को नियंत्रित करती हैं दोस्तों, याद रखिएगा, विखंडन दर को क्या करती हैं? नियंत्रित करती हैं। देखिएगा अर्धचालक पदार्थों का उदाहरण कौन सा है? तो अर्धचालक पदार्थों का जो उदाहरण है वो क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम है दोस्तों। अर्धचालक सेमीकंडक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्धचालक पदार्थ का उदाहरण है सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। परम शून्य तापमान पर अर्धचालक किसकी तरह व्यवहार करता है? तो ये करता है इंसुलेटर की तरह, पूर्ण कुचालक, इंसुलेटर, पूर्ण कुचालक, इंसुलेटर। 93 क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये डोपिंग कहलाती है। अशुद्धि मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिएगा ये 2-3-4 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, तो ये रेलवे टेक्नीशियन में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 1, तो इसका जो फेवरेट चैप्टर है टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, तो और थर्ड में भी आते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन कम बनते हैं। और टेक्नीशियन की स्पेशल क्लास हमारी चालू होगी और आपको एक अलग से ही प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें टेक्नीशियन की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको कंप्लीट कवर कराई जाएगी। सारे टॉपिक उसमें मेंशन किए जाएंगे। इस बार टेक्नीशियन में जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला पार्ट है उसकी बढ़ने की संभावना है। तो अभी देखते हैं नोटिफिकेशन में कितने नंबर की जो है बढ़ने की संभावना है। जो करंट अफेयर वाला पार्ट है जिसमें GK GS पूछा जाता था, तो वो हटने की संभावना है और वो वेटेज हट करके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो है वेटेज बढ़ जाएगा, है ना दोस्तों। और ऐसे ही रहेगा साइंस वाला जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है, और असिस्टेंट लोको पायलट की भी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो साइंस वाला पार्ट है वो भी आपको अलग से कवर कराया जाएगा। इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े और ऑथेंटिक डाटा प्राप्त करें और सिलेक्शन को मजबूत बनाएं दोस्तों। हम बात करते हैं आगे। अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए जानबूझकर अत्यंत अल्प मात्रा में अशुद्धि मिलाने को क्या कहा जाता है? डोपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोपिंग। एक्स किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो एक्स किरणों की खोज वैज्ञानिक WC रोंटजन ने की है। किसने की है? WC रोंटजन ने की है। विलियम रोंटजन ने, देखिएगा इसकी डिटेलिनेशन, विलियम रोंटजन ने 1985 में एक्सरे की खोज की, जिसके लिए उन्हें भौतिकी में पहला नोबेल प्राइज़ मिला दोस्तों, पहला नोबेल प्राइज़ मिला। कितनी बड़ी बात है, 1895 में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं दोस्तों 95 क्वेश्चन की, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो सफल व्याख्या के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है, तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन को मिला है दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन को सन 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या E=hv के लिए भौतिक नोबेल प्राइज़ मिला है दोस्तों। हम बात करते हैं रेडियो तरंगों की खोज किसने की? तो रेडियो तरंगों की जो खोज की है, रेडियो वेव की जो खोज की है दोस्तों, वो हेनरी हर्ट्ज ने की है। किसने की है? हेनरी हर्ट्ज। इससे ही मात्रक बना दोस्तों हर्ट्ज, इसी से क्या बना? मात्रक बना हर्ट्ज। हेनरी हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंगों या रेडियो तरंगों के अस्तित्व को प्रयोगशाला में प्रमाणित किया है दोस्तों। प्रयोगशाला में क्या किया है? प्रमाणित किया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो आइंस्टीन ने दिया है, आइंस्टीन ने दिया। इसकी डिटेल देखिएगा दोस्तों। अल्बर्ट आइंस्टीन ने विशिष्ट और सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत, जिसने अंतरिक्ष और समय की अवधारणा को बदला, अंतरिक्ष और समय की अवधारणा को बदला। रमन प्रभाव, देखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रमन प्रभाव को खोज के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। देखिएगा
सर सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की घोषणा की। इसी कारण दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत किसने संकलित किया? तो जो सिद्धांत है वो किसने किया दोस्तों? मैक्सवेल ने किया। किसने किया दोस्तों? मैक्सवेल ने किया। आगे बात करते हैं, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो जो क्यूरी है दोस्तों, क्यूरी वो रेडियोधर्मिता की इकाई का नाम है, क्यूरी। इसको डिटेल में देखिएगा। जो क्यूरी रेडियोधर्मिता पदार्थ की सक्रियता मापने की पारंपरिक इकाई है। मैडम क्यूरी के सम्मान में इसका नाम रखा गया। देखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट है, मैडम क्यूरी के सम्मान में इसका नाम रखाया गया। हम बात करते हैं, देखिएगा दोस्तों 100 क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर लिए हैं। देखिए दोस्तों, इतने कम समय में 100 क्वेश्चन की मैराथन हमने खत्म कर दी है और ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। PYQ MCQ सारे हैं। आप क्लास को पूरा एक बार और देख लीजिएगा और क्लास पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको कौन सी क्लास या कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो आप बताइए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो आप कमेंट कीजिए। आपकी कमेंट के आधार पर ही हम क्लास को लाने का प्रयास करेंगे, कौन सी क्लास आपको चाहिए पड़ेगी। अब हम बात करते हैं, इन 100 क्वेश्चनों में हमने 25 क्वेश्चन लिए हैं जो रिवीजन फॉर्म में हम यूज़ करने वाले हैं और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम में और इसको हम क्विक रिवीजन करेंगे दोस्तों और कम समय में पूरे क्वेश्चन हम रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिएगा दोस्तों, रैपिड फायर में हम इसको पढ़ने वाले हैं। द्रव का जो दाब है गहराई बढ़ने पर क्या होता है दोस्तों? तो ये बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। बस रिवीजन क्लास से देखिएगा, बस 5 मिनट में सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन सा यंत्र है? तो बैरोमीटर। क्या है दोस्तों? बैरोमीटर। पृष्ठ का तनाव का SI मात्रक क्या है दोस्तों? न्यूटन मीटर। इसमें वह क्वेश्चन भी शामिल होंगे, हो सकता है जो अपन ने उस ऊपर ना लिए हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो हमने यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन कर रखा है दोस्तों। श्यानता की इकाई क्या है दोस्तों? श्यानता की इकाई है पॉइज या पास्कल सेकेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे बनते हैं एग्जाम में, इसलिए बिल्कुल मिस ना करें, सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं करती? वैक्यूम में, निर्वात में गमन नहीं करती। ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चाल बढ़ती है। 0.61 मीटर पर सेकंड, 0.61 मीटर पर सेकंड प्रति डिग्री सेल्सियस से बढ़ती है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की किस दिशा में बनता है? तो ये बनता है विपरीत दिशा में दोस्तों। किस दिशा में बनता है? विपरीत दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए शीशे की प्रकृति कैसी होती है? तो अवतल होती है। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश तंतु के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्णांतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 10वें क्वेश्चन पे आगे देखिएगा दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे बनता है ना? रेटिना के कहाँ बनता है? तो रेटिना के आगे बनता है प्रतिबिंब। हम बात करते हैं आगे, धूप के चश्मे की क्षमता को किस में मापा जाता है? डायोप्टर में मापा जाता है। हमने पढ़ा है ऊपर, डायोप्टर में मापा जाता है। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है दोस्तों? तो विद्युत प्रतिरोध का सीधा मात्रक ओम है, याद रखिएगा। फ्यूज तार का गलनांक कैसा होना चाहिए? तो कम होना चाहिए, लो होना चाहिए दोस्तों। 14, ट्रांसफार्मर किस धारा का मतलब उस पर कार्य करता है? तो ये ट्रांसफार्मर जो है वो धारा के मतलब प्रत्यावर्ती धारा AC पर कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो देखिएगा, जो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण है नाभिक के संलयन में। हमने 2 क्वेश्चन पढ़े, संलयन और विखंडन, दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप देखिएगा, दोनों को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। जो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या है दोस्तों? तो भारी जल का जो कार्य है वो क्या है? न्यूटन की गति को धीमा करना, मंदक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो चालकता बढ़ती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रतिरोध जो है वो घटता है दोस्तों। हम बात करते हैं क्यूरी की इकाई क्या है? तो क्यूरी की जो इकाई है दोस्तों, क्यूरी की जो इकाई है वो है क्या है? रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की इकाई है ना? दूरी की इकाई है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राडार का जो पूर्ण नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है फुल फॉर्म। तो राडार है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। न्यूटन ने किस नियम को जड़त्व का नियम कहा है? तो प्रथम नियम को जो है वो जड़त्व का नियम कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों, 23 क्वेश्चन पर है, क्रायोजेनिक किससे संबंधित है? तो ये है अत्यंत निम्न तापमान से। किससे संबंधित है? अत्यंत निम्न तापमान से। परम शून्य ताप सेल्सियस में कितना होता है? तो परम शून्य ताप सेल्सियस में कितना होता है दोस्तों? -273 डिग्री सेल्सियस। रमन प्रभाव का संबंध प्रकाश की किस घटना से है? तो ये है दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन से। किससे संबंधित है? प्रकाश के प्रकीर्णन से। देखिएगा दोस्तों, 25 क्वेश्चन हमने क्विक रिवीजन किए हैं, फास्ट रिवीजन किए हैं हमने सारे के सारे, लगभग हमने पूरे 100 क्वेश्चन वो और 25 क्वेश्चन ये रिवीजन के साथ 125 क्वेश्चन इतने कम समय में कवर कर दिए हैं। अब हम मिलते हैं किसी नई क्लास में दोस्तों। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जिसमें डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगामी क्लासेस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।